हेलो बच्चों, तो हम अपने हैशटैग 150 डे चैलेंज में आज हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? ये है चैप्टर 1 का दूसरा क्वेश्चन। इसमें हमें क्या बोला गया है, इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है? देखो, इस सवाल में हमें बोला गया है कि 0.4 माइक्रोकूलम्ब आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है, ठीक है? यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम्ब आवेश हो, तो दोनों गोलों के बीच की दूरी निकालो और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, ठीक है? तो हम इसे क्या समझ सकते हैं कि पहले का कोशिश करते हैं, ठीक है? ये मान लिया पहले गोले पे कितना आवेश है 0.4 माइक्रोकूलम्ब, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0.4 माइक्रोकूलम्ब लिख सकते हैं, ठीक है? और दूसरे गोले पे कितना आवेश बताया गया है बोलो, यहाँ दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम्ब का आवेश है, ठीक है? तो यहाँ पे 0.8 माइक्रोकूलम्ब लिख सकते हैं, ठीक है? और हमें क्या बोला गया है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है? डिस्टेंस हमें निकालना है, दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें डिस्टेंस नहीं पता तो डिस्टेंस को r मान लेते हैं। लेकिन एक चीज़ क्या है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है? वो कितना है 0.2 न्यूटन का, ठीक है? हमें चलो अब हम क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है? क्या-क्या दिया है, हमें Q1 का मान पता है, Q1 है 0.4 माइक्रोकूलम्ब। 0.4 का मतलब 0.4 माइक्रो का मतलब 10 की घात माइनस का 6 कूलम्ब, ठीक है? Q2 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 0.8 माइक्रोकूलम्ब। इसे क्या लिख सकते हैं 0.8 गुणा 10 की घात माइनस का 6 कूलम्ब लिख सकते हैं, ठीक है? और हमें क्या पता है, हमें इसके बीच लगने वाला फोर्स पता है, फोर्स कितना है 0.2 न्यूटन का है, ठीक है? ये हो गया, तो अब हम क्या करेंगे 0.2 न्यूटन हो गया, ठीक है? बट क्या नहीं पता है, हमें डिस्टेंस नहीं पता है, तो डिस्टेंस के लिए क्या रहेगा हमारे पास, क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है? हमें पता है कूलम्ब लॉ, कूलम्ब लॉ क्या होता है हमारे पास, F इक्वल टू 1 अपन का 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है? यहाँ तक ठीक है? अब देखो इसी फॉर्मूले को हम एडजस्ट करते हैं, तो क्या करेंगे, R को दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे और F को इस तरफ लेकर के आएंगे, ठीक है? तो देखो पहले क्या होगा, R स्क्वायर इंटू F होगा, क्योंकि यहाँ कहाँ है, हर में है, हर से कहाँ जाएगा, अंश में। तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, बस इतना ही हुआ। हाँ, अब क्या करेंगे, हमें F की वैल्यू पता है और जिस चीज़ की वैल्यू नहीं पता होती है उसे हम एक तरफ रखते हैं, जिसकी वैल्यू पता होती है उसे दूसरी तरफ रखते हैं। तो हम F को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे दूसरी तरफ, तो आएगा R स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय F। Q1 Q2 क्या होगा, डिवाइडेड बाय, ठीक है? अब अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो R स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू क्या होता है, 9 गुणा 10 की घात 9, ठीक है? Q1 का मान कितना दिया गया है हमें 0.4 गुणा 10 की घात माइनस का 6, और दूसरा क्या है हमारे पास 0.8 गुणा 10 की घात माइनस का 6। हमने Q1 की वैल्यू भी रख ली, Q2 की भी वैल्यू रख ली और 1/4 की वैल्यू रख ली। अब बचा क्या हमारे पास, बचा F, बट्टे में क्या हमारे पास F है, तो F की वैल्यू रखेंगे 0.2, ठीक है? अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखो एक चीज बहुत सिंपल है, सारे नंबर्स को एक साथ लिख लो, सारी घातों को एक साथ लिख लो, तो क्या आएगा हमारे पास 9 गुणा 0.4 गुणा 0.8, ठीक है? गुणा, अब देखो 10 की घात 9, 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 6 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात 9 माइनस 6 माइनस 6, ठीक है? और बट्टे में क्या रहेगा हमारे पास, वही 0.2 रहेगा। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसका अगर पॉइंट हटाऊंगा तो एक प्लेस इसका पॉइंट भी हटा सकते हैं, ठीक है? तो क्या आएगा 8 अपॉन का 2, 2 से 8 कटेगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो क्या निकल के आएगा, देखो 9 इंटू 0.4 इंटू 4 इंटू 10 की पावर, सॉल्व करें, -6 -6 माइनस का 12, 12 में से अगर 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा बताओ, माइनस का बचेगा 3, ठीक है? डिवाइडेड बाय क्या रहेगा हमारे पास, कुछ भी नहीं, क्योंकि 2 से 2 कट गया था, 1 आया था, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है? अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, इसका मतलब R स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा 9 इंटू 1.6, 4 4 जा 16, बट 16 के बाद क्या, एक प्लेस के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1.6 आएगा, इंटू 10 की पावर कितना, माइनस का 3, ठीक है? अब क्या करेंगे, R स्क्वायर इक्वल टू, अब ये क्या है, देखो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट सोलनम 144 होता है, ठीक है? एक प्लेस के बाद हम क्या लगा सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं, इंटू क्या रहेगा 10 की पावर माइनस का 3। अब देखो हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ R की, लेकिन हमारे पास है क्या यहाँ पे, R स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल करने पे क्या करेंगे, वर्गमूल करने पर, ठीक है? अब वर्गमूल अगर करते हैं तो R स्क्वायर का वर्गमूल बराबर क्या रहेगा हमारे पास, 14.4 गुणा 10 की घात माइनस का 3 वर्गमूल के अंदर में, तो यहाँ तो इसके वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, सिर्फ R बचेगा। यहाँ पे ये जो संख्या है हमारे पास, इसके लिए हमें थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब ऐसी संख्या आ जाती है तो हमें क्या करना होता है कि 10 की घात जो होती है वो सम बनानी होती है। क्या करेंगे, 10 की घात
सम बनाना होता है, सम संख्या समझते हैं ना? हाँ, तो सम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं पॉइंट को इस तरफ खसकाऊँगा, कहाँ? दाईं तरफ, संख्या बड़ी होगी तो घात हमेशा क्या होती है? छोटी होती है। तो देखो, मैंने 14.4 को 144 बना लिया, यानी संख्या बड़ी होगी। संख्या अगर बड़ी होगी तो घात क्या होगी? छोटी होगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की घात -3 माइनस का 1। देखो, -3 पहले से था, उसको छोटा बनाने के लिए मैंने माइनस से 1 और कर दिया, क्योंकि 1 स्थान हमने दशमलव हटाया था, तो 1 स्थान हमने क्या किया? माइनस का 1 कर दिया, ठीक है? अब क्या बना? r इक्वल टू वर्गमूल 144 गुणा 10 की घात कितना? माइनस का 4, ठीक है? अब दोनों के अगर वर्गमूल को हम अलग-अलग करें तो क्या ऐसा बन सकता है? r इक्वल टू वर्गमूल 144 गुणा वर्गमूल 10 की घात माइनस का 4, ठीक है? अब ये तो हमें पता है, हम क्या कर सकते हैं? r इक्वल टू कितना? 144 का वर्गमूल कितना होगा? 12, तो 12 आ गया, गुणा क्या लिखेंगे? 10 की घात माइनस का 2, ठीक है? अब ध्यान से देखो, सारे यूनिट हमारे पास एसआई यूनिट है, तो r क्या है? डिस्टेंस है, दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। तो ये सारा आंसर किस में आया? हमारे पास मीटर में आया है, ठीक है? तो हम या तो यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर ये है, या हम क्या करेंगे? इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। तो r इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास? 12 गुणा 10 की घात माइनस का 2 गुणा मीटर की जगह पे 10 की घात 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो 10 की घात 2 से 10 की घात 2 गया, तो बचा कितना हमारे पास? 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा डायग्राम था, तो इस r की जगह पे डिस्टेंस कितना रहेगा? 12 सेंटीमीटर, ठीक है? ये हमारा पहला पार्ट हो गया है इसका, ठीक है? अब दूसरे पार्ट में क्या बोला? ध्यान से देखो, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो चलो, ये देखो, हमें क्या कहा है, हमारे पास ये एक ड्रॉ था, यहाँ पे 0.4 माइक्रोकूलम्ब था, ठीक है? और यहाँ पे 0.8 माइक्रोकूलम्ब था, हाँ? अब सोचो, हमें ये बोला गया कि इनके बीच में 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये याद रखो, जितना पहला वाला Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, ठीक है? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये अगर 0.2 न्यूटन का बल दूसरे पे लगा रहा है, तो दूसरा भी क्या? समान बल लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाएगा, तो ये भी कितना? 0.2 न्यूटन का ही बल लगाएगा। तो दोनों एक दूसरे पे 0.2 न्यूटन का ही बल लगाएंगे। तो बी का हम क्या लिखेंगे कारण? दोनों बल, दोनों आवेश, क्या लिखेंगे? दोनों आवेश एक दूसरे पर समान बल, क्या लिखेंगे? एक दूसरे पे समान बल, समान बल ब्रैकेट में 0.2 न्यूटन लिख सकते हैं, समान बल किंतु विपरीत दिशा में लगाएंगे, किंतु विपरीत दिशा में लगाएंगे, ठीक है? लगाएंगे। अब इस चीज को ध्यान से देखो, क्या हुआ? ये समझ में आया कि दोनों आवेश एक दूसरे पर समान बल लगाएंगे, यानी बराबर बल लगाएंगे, और वो कितना है? 0.2 न्यूटन का। लेकिन क्या होगा? पहला वाला दूसरे पे बल लगाएगा, दूसरा वाला पहले पे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F12 पर लगने वाला बल बराबर होगा मॉड ऑफ F21 पे लगने वाला बल, ठीक है? पहले के कारण दूसरे पे लगने वाला बल और दूसरे पर पहले के कारण लगने वाला बल, दोनों का मान क्या होगा? हमेशा समान होगा।